गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं नारायण तिवारी हाजिर हूँ आज लेके नारायण तिवारी हिंदी क्लासेस के माध्यम से कक्षा 12वीं CBSE बोर्ड का किताब आरोह से पाठ छठा पाठ का नाम है ऊषा और इसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। छात्रों, सबसे पहले हम और आप कवि परिचय जानेंगे। तो कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी को देहरादून में हुआ था। 13 जनवरी सन 1911 ईस्वी में देहरादून में हुआ था। ये नई कविता के समर्थक कवि रहे हैं और इनकी एक अलग छवि रही है। शमशेर बहादुर सिंह जी की प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में हुई। उन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। चित्रकला में इनकी रुचि प्रारंभ से ही रही है। इन्होंने प्रसिद्ध चित्रकार उकील बंधुओं से चित्रकारी का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद सुमित्रानंदन पंत के पत्र रूपाभ में कार्य करना शुरू किया। 1977 ईस्वी में चुका भी हूँ नहीं मैं काव्य संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। इन्हें कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कार प्राप्त हैं। सन 1993 में इस प्रसिद्ध कवि का देहांत हो गया। शमशेर बहादुर सिंह की रचनाओं को अगर हम आप देखेंगे तो इन्होंने अनेक विधाओं में बहुत सी रचनाएं की हैं। इनके कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में हम आप जानेंगे। सबसे पहले काव्य संग्रह की बात करेंगे तो इनकी काव्य संग्रह हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी हूँ नहीं मैं इतने पास अपने, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी आदि इनकी काव्य संग्रह हैं। इन्होंने हिंदी उर्दू कोश का संपादन भी किया है। इनकी निबंध संग्रह है दो आब। इनकी कहानी संग्रह है प्लाट का मोर्चा। छात्रों, अब हम आप इनकी भाषा शैली के बारे में जानेंगे। शमशेर बहादुर सिंह की जो भाषा शैली है वह साहित्यिक खड़ी बोली है। अर्थात शमशेर बहादुर सिंह ने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को इन्होंने दिया है। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथकर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस तो होता ही है, अनगूंजों से भी भरा होता है। छात्रों, अब इनकी ये जो कविता है उषा, इस कविता का हम आप
सबसे पहले सारांश समझेंगे कि कविता का सारांश क्या है, कविता कहना क्या चाहती है। कवि शमशेर बहादुर सिंह जी कहते हैं कि सूर्योदय से पहले आकाश का रंग गहरे नीले रंग का होता है तथा वह सफ़ेद शंख सा दिखलाई देता है। आकाश का रंग ऐसा लगता है मानो किसी गृहिणी ने राख से चौका को लीप दिया हो। सूर्य के ऊपर उठने वाली लाली फैलती है तो ऐसा लगता है जैसे काली सिल को किसी ने धो दिया हो या उस पर लाल खड़िया चाक मल दिया हो। नीले आकाश में सूर्य ऐसे लगता है मानो नीले जल में गोरी युवती का शरीर झिलमिला रहा हो। सूर्योदय होते ही उषा का यह जादुई प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है। छात्रों, अब मैं आपके समक्ष कविता पाठ करूंगा। कविता पाठ करने के पश्चात पुनः इस कविता को दोहराऊंगा। कविता को दोहराने के बाद मैं इस कविता का संपूर्ण व्याख्या खंड खंड करके आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। छात्रों, हमारा पहला खंड ये होगा, दूसरा खंड ये है और कविता के तीसरे खंड को हमने इसके रूप में चुना है। छात्रों, अब हम आपके समक्ष कविता पाठ करेंगे। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, जैसे हिल रही हो। और टूटता जादू टूटता है इस उषा का अब। और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। छात्रों, पुनः इस कविता को दोहराएंगे। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे। भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका भी गीला पड़ा है। राख से लीपा हुआ चौका भी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है।
बच्चों, सर्वप्रथम हम पहले खंड का व्याख्या देखेंगे। हमने कविता को 3 खंडों में विभाजित कर दिया है। पहले खंड का हम आप व्याख्या देखेंगे। कवि शमशेर बहादुर सिंह जी कहते हैं कि सुबह के समय आकाश ऐसे लगता है, सुबह के समय आकाश ऐसे लगता है मानो नीला शंख हो, मानो नीला शंख हो। दूसरे शब्दों में हम आप देखें तो कवि का मानना है कि इस समय आसमान शंख के समान गहरा नीला है। दूसरे शब्दों में यदि हम आप देखें तो कवि का मानना है कि आसमान शंख के समान नीला है। वह पवित्र दिखाई देता है, वह पवित्र दिखाई देता है। वातावरण में नमी प्रतीत होती है, वातावरण में नमी प्रतीत होती है। सुबह सुबह आकाश ऐसा लगता है मानो कोई गीला चौका है। छात्रों, यहाँ लिपा हुआ चौका, चौका एक देशज शब्द है। चौका उसे कहते हैं जहाँ पर स्त्रियां खाना बनाती हैं। तो खाना बनाने का जो स्थान होता है, जहाँ पर चूल्हा होता है, उसे चौका कहते हैं। वह सामान्य ज़मीन से थोड़ा ऊंचा होता है और चौकोर नुमा बना होता है। उस पर ही हमारा चूल्हा, जो मिट्टी का चूल्हा होता है, उस पर ही प्रतिष्ठित होता है और वहीं पर हमारी औरतें या हमारे घर की जो माताएं हैं, बहनें हैं, उस पर भोजन बनाने का काम करती हैं और बाद में उसको वो लीपती हैं। तो वही उसी को कहते हैं चौका। और लीपना हुआ उसको पोंछा लगाना, यानी कि तो उसको कहते हैं लीपा हुआ। तो ऐसा लगता है जैसे मानो कोई गीला चौका है और वह चौका नमी के कारण गीला लगता है। छात्रों, कवि ने इसको इसलिए यहाँ पर इन शब्दों से उपमा दिया इस कविता में, क्योंकि सुबह के समय वातावरण में ओस गिरने के कारण नमी हो जाती है और नमी होने के कारण धरती गीली दिखती है, गीली सी प्रतीत होती है, गीली सी परिलक्षित होती है। इसीलिए कवि शमशेर बहादुर सिंह जी ने इसे लिपा हुआ चौका के समान बताया है। एक बार पुनः पहले खंड को हम परिभाषित करेंगे, हम व्याख्यात करेंगे। कवि शमशेर बहादुर सिंह जी कहते हैं कि सुबह के समय आकाश ऐसे लगता है मानो नीला शंख हो। दूसरे शब्दों में यदि हम आप इसे देखें तो कवि का मानना है कि इस समय आसमान शंख के समान गहरा नीला लगता है। आसमान पवित्र दिखाई देता है, वातावरण में नमी प्रतीत होती है। सुबह सुबह आकाश ऐसा लगता है मानो कोई गीला चौका है। यह चौका नमी के कारण भी गीला है। छात्रों, पहले खंड की हम आप विशेषता देखेंगे कि इस काव्य खंड में क्या विशेषता है। इस पैराग्राफ में कवि ने किन किन विशेषताओं को समाहित किया है, समावेशित किया है। पहली बात तो कवि ने प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। शंख जैसे शब्द में उपमा अलंकार है, सहज व सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस कविता में कवि ने ग्रामीण परिवेश को सजीव किया है और यहाँ पर नए नए उपमानों का प्रयोग भी है, नए नए उपमानों का प्रयोग भी है। छात्रों, हम आप दूसरा खंड देखेंगे। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से
बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। इसकी व्याख्या देखेंगे छात्रों। कवि शमशेर बहादुर सिंह जी प्रातः काल का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सूर्य अब क्षितिज से ऊपर उठ रहा है, सूर्य अब क्षितिज से ऊपर उठ रहा है तो हल्की लालिमा की रोशनी फैल जाती है। अर्थात जब सूर्य क्षितिज से ऊपर उठता है तो हल्की लालिमा की रोशनी फैल जाती है और ऐसा लगता है कि काली रंग की सिल को किसी ने लाल केसर से धुल दिया हो। क्या कर दिया हो? किसी ने लाल केसर से धुल दिया हो। सिल कहते हैं बच्चों से एक पत्थर का बना होता है जिस पर मसाला पीसा जाता है, उसे ही सिल कहते हैं। तो जैसे काली रंग की सिल को किसी ने लाल केसर से क्या कर दिया हो? धुल दिया हो। यहाँ पर अंधेरा काली सिल, यहाँ पर अंधेरा काली सिल तथा सूरज की लाली केसर के समान है, तथा सूरज की लाली किसके समान है? केसर के समान है। छात्रों, इस समय ऐसा लगता है कि काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चाक को मल दिया हो। काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चाक को मल दिया हो। छात्रों, यहाँ अंधेरा काली स्लेट के समान व सुबह की लालिमा लाल खड़िया चाक के समान लगती है। पुनः इस पैराग्राफ को दोहराएंगे। कवि शमशेर बहादुर सिंह जी कहते हैं प्रातः काल का वर्णन करते हुए कि सूर्य क्षितिज से ऊपर उठता है तो हल्की लालिमा की रोशनी फैल जाती है और ऐसा लगता है कि काली रंग की सिल को किसी ने लाल रंग के केसर से मल दिया हो, धुल दिया हो। यहाँ अंधेरा काली सिल तथा सूरज की लाली केसर के समान लगती है। इस समय ऐसा लगता है कि काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चाक को मल दिया हो। यहाँ अंधेरा काली स्लेट के समान व सुबह की लालिमा लाल खड़िया चाक के समान प्रतीत होती है। छात्रों, इस खंड की विशेषता यह है, पहली बात तो इस पूरे काव्यांश में यानी इस पूरे कविता में कवि ने प्रकृति का बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है, मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। इस पूरे काव्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुतायत से प्रयोग है। इस पूरे काव्यांश में उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुतायत से प्रयोग है। मुक्तक छंद का प्रयोग है, यहाँ पर मुक्तक छंद है। नए बिंबों व उपमानों का प्रयोग है। कविता सरल सहज व खड़ी बोली में सुंदर अभिव्यक्ति प्रदान करती है। छात्रों, अब हम आप तीसरे खंड को देखेंगे। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। छात्रों, कवि ने भोर के पल पल बदलते दृश्य का सुंदर वर्णन किया है। कवि ने प्रकृति या भोर के पल पल बदलते दृश्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि सूर्योदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है। सूर्योदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है।
सूर्य की सफ़ेद आभा दिखाई देने लगती है, सूर्य की सफ़ेद आभा दिखाई देने लगती है और वह ऐसा लगता है, और वह ऐसा लगता है मानो किसी गौरी सुंदरी की, और वह ऐसा लगता है कि मानो किसी गौरी सुंदरी की देह नीले जल में हिल रही हो, मानो किसी गौरी सुंदरी की देह नीले जल में हिल रही हो। धीमी हवा व नमी के कारण, धीमी हवा व नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिलता सा प्रतीत होता है। धीमी हवा व नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब हिलता सा प्रतीत होता है। कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है, कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा का पल पल बदलता सौंदर्य, तब उषा का पल पल बदलता सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है। उषा का पल पल बदलता सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है और ऐसा लगता है कि उषा का जादुई प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और ऐसा लगता है कि उषा का जादुई प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। छात्रों, एक बार पुनः इसको दोहराएंगे। इस काव्यखंड में कवि ने भोर के पल पल बदलते दृश्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि सूर्योदय के समय आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है, सूर्य की सफ़ेद आभा दिखाई देने लगती है, ऐसा लगता है कि नीले जल में मानो किसी गौरी सुंदरी की देह हिल रहा हो। धीमी हवा व नमी के कारण सूर्य का प्रतिबिंब भी हिलता सा प्रतीत होता है, हिलता सा प्रतीत होता है। कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है, कुछ समय बाद जब सूर्योदय हो जाता है तो उषा का पल पल बदलता सौंदर्य एकदम समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि उषा का जादुई प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। छात्रों, अब इस खंड की हम लोग विशेषता देखेंगे। हमने बताया है कि कवि ने उषा का सुंदर दृश्य बिंब प्रस्तुत किया है। यहाँ पर माधुर्य गुण है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह में उत्प्रेक्षालंकार है। सरल भाषा का प्रयोग है और मुक्तक छंद में कविता लिखी गई है। छात्रों, हमने पूरा प्रयास किया है कि यह कविता का व्याख्या आपको पूरी तरीके से समझ में आए। फिर भी यदि मेरे द्वारा कोई त्रुटि इस कविता में हो तो आप छात्र के कारण, चाहे अपने मित्र के कारण, चाहे अपने शिष्य के कारण, जिस भी भावना से आप मुझे देखते हों उस भाव के कारण आप कमेंट बॉक्स में आकर के सुझाव दे सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए अमूल्य है। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।